सोचना होगा कि बूंदी को मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करने के लिए किस तरह बातें किया जाए। अभय सिंह, शीघ्र ही बूंदी के पठारों पर सियोदिया का सिंहनाद होगा। अच्छा, अब हम लोग आज के रण की तैयारी करें। महाराणा, किंतु यह रण होगा किससे? इस दुर्ग में कोई तो हमारा प्रतिरोध करने वाला होना चाहिए। अभय सिंह, मैंने सोचा है कि दुर्ग के भीतर अपने ही कुछ सैनिक रख दिए जाएंगे जो बंदूकों से हमारे लोगों को छुछवार करेंगे। कुछ घंटे ऐसे ही खेल होगा और फिर जब मिट्टी का दुर्ग मिट्टी में मिल जाएगा। अच्छा, अब हम चले। दोनों का प्रस्थान। वीर सिंह का कुछ साथियों के साथ प्रवेश। वीर सिंह, मेरे बहादुर साथियों, तुम देख रहे हो कि हमारे सामने यह कौन सी इमारत बनाई गई है? पहला साथी, हाँ सरदार। वह कहते हैं कि हाँ सरदार, यह हमारी जन्मभूमि बूंदी का दुर्ग है। वीर सिंह, और तुम जानते हो कि महाराणा इस गढ़ को जीतकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना चाहते हैं, किंतु क्या हम लोग अपनी मातृभूमि का अपमान होने देंगे? क्या इसे मिट्टी में मिलने देंगे? दूसरा साथी, किंतु यह तो नकली बूंदी है। वीर सिंह, धिक्कार है तुम्हें, नकली बूंदी भी प्राणों से अधिक प्रिय है। आज महाराणा आश्चर्य के साथ देखेंगे कि यह खेल केवल खेल ही नहीं रहेगा। तीसरा साथी आता है और कहता है कि लेकिन सरदार, हम लोग महाराणा के नौकर हैं। क्या महाराणा के विरुद्ध तलवार उठाना हमारे लिए उचित है? हमारा शरीर महाराणा के नमक से बना है, हमें उनकी इच्छा के व्याघात नहीं पहुंचाना चाहिए। वीर सिंह आगे कहते हैं, और जिस जन्मभूमि की धूल में हम खेल कर बड़े हुए हैं, उसका अपमान भी हम कैसे सहन किया जा सकता है? अब जब कभी मेवाड़ की स्वतंत्रता पर आक्रमण हुआ है, हमारी तलवार से उसके नमक का बदला दिया है, लेकिन जब मेवाड़ और बूंदी के मान का प्रश्न आएगा, हम मेवाड़ की ही हुई तलवारें महाराणा के चरणों में चुपचाप रखकर विदा लेंगे और बूंदी की ओर से प्राणों की बलि देंगे। आज ऐसा ही अवसर आ पड़ा है। पहला साथी कहता है कि निश्चय ही कोई नकली बूंदी का ही अपमान नहीं कर सकता। जन्मभूमि हमें प्राणों से भी अधिक प्रिय है। वीर सिंह, मेरे वीरों, प्रतिज्ञा करो कि प्राणों के रहते हम नकली दुर्ग पर मेवाड़ की राज्य पताका को स्थापित न होने देंगे। सब लोग हम प्रतिज्ञा करते हैं कि प्राणों के रहते इस दुर्ग पर मेवाड़ का ध्वज फहराने नहीं देंगे। वीर सिंह, मुझे आप लोगों पर अभिमान है और बूंदी आप जैसे पुत्रों को पाकर फूली नहीं समाती। जिस बूंदी में मेरी मान से धनी पैदा होते हैं, उस पर संसार आशीर्वाद के साथ फूल बरसा रहा है। चलो हम दुर्ग रक्षा की तैयारी करें। पट का परिवर्तन और चौथा दृश्य चालू होता है। पट परिवर्तन और चौथा दृश्य। स्थान, बूंदी के नकली दुर्ग का बंद दरबार। महाराणा लाखा और अभय सिंह का प्रवेश। महाराणा, सूर्य डूबने को आया है। ये कैसी लज्जा की बात है कि हमारी सेना बूंदी से नकली दुर्ग पर अपना झंडा स्थापित करने में सफलता प्राप्त नहीं कर सकी। वीर सिंह और उसकी मुट्ठी भर साथी अभी तक वीरतापूर्वक लड़ रहे हैं। अभय सिंह, हाँ महाराणा, हम तो समझते थे कि घड़ी दो घड़ी में खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन हमें छुछवारों का मुकाबला करने के बजाय अचूक निशानों का सामना करना पड़ रहा है। महाराणा, यह भी अच्छा ही हुआ कि हमारे इस खेल में भी कुछ वास्तविकता आ गई है। यदि हमें बिना कुछ पराक्रम दिखाए ही दुर्ग पर अपना झंडा फहराने का अवसर मिल जाए तो मुझे जरा भी संतोष न होता। और सच पूछिए तो मुझे वीर सिंह की वीरता देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई है। मैं चाहता था कि ऐसे वीरों के प्राणों की किसी प्रकार रक्षा हो पाती। अभय सिंह कहते हैं कि कुछ क्षणों के लिए सफ़ेद झंडा फहराकर मैंने युद्ध रोक दिया था। उसके पश्चात मैं स्वयं दुर्ग में गया और वीर सिंह की उसके साहस के लिए प्रशंसा की। साथ ही उससे अनुरोध किया कि तुम इस व्यर्थ प्रयास में अपने प्राण न खो, किंतु उससे उत्तर दिया कि महाराणाओं ने हांडाओं की चुनौती दी है,
हम उस चुनौती को उत्तर देने को मजबूर है। महाराणा, यदि हमारे प्राण लेना चाहते हैं तो खुशी खुशी ले ले, लेकिन हम इतने कायर और निष्प्राण नहीं है कि अपनी आंखों से बूंदी का अपमान करता देखे। मेवाड़ में जब तक एक भी हाड़ है, नकली बूंदी पर भी बूंदी की ही पताका यानी कि झंडा फहराएगी। उसके बाद महाराणा आते हैं। निश्चय ही इन वीरों की जन्मभूमि के प्रति आदर भाव सराहनीय है। यह मैं जानता हूँ कि इन लोगों के प्राणों की रक्षा करने का कोई उपाय नहीं है। इतने बहुमूल्य प्राणों लेकर भी मुझे प्रतिज्ञा पूरी करनी पड़ेगी। धन्य है ऐसे वीर, धन्य है वह माँ जिसने ऐसे वीर पुत्रों को जन्म दिया है। धन्य है वह भूमि जहाँ पर ऐसे वीर सी पैदा होते हैं। जोर का धमाका और प्रकाश होता है। महाराणा, अरे देखो, अभय सिंह गोले के वार से वीर सिंह के प्राण पेरुक उड़ गए। बूंदी के मतवाले सिपाही सदा के लिए सो गए। जाओ, दुर्ग पर मेवाड़ की पताका फहराओ और वीर सिंह के शव को आदर के साथ यहाँ ले आओ। अभय सिंह का प्रस्थान। महाराणा, आज इस विषय में मेरी सबसे बड़ी पराजय हुई है। व्यर्थ के दम ने आज कितने ही निर्दोष प्राणों की बलि ले ली है। चारणी का प्रवेश। महाराणा, अब तो आपकी आत्मा को शांति मिल गई होगी। अब तो आपके सिर के कलंक का टीका धो लिया। यह देखिए, बूंदी के दुर्ग पर मेवाड़ के सेनापति विजय पताका फहरा रहे हैं। चारणी, क्या पश्चाताप से विकल प्राणों को तुम और दुखी करना चाहती हो? वीर सिंह की वीरता ने मेरे हृदय के द्वार खोल दिए हैं। मेरी आंखों पर से पर्दा हटा दिया गया है। चारणी, तो क्या महाराणा अभी मेवाड़ और बूंदी के हृदय मिलाने का कोई रास्ता नहीं निकल सकता? वीर सिंह के शव के साथ अभय सिंह का प्रवेश। महाराणा कहते हैं कि शव के पास बैठते हुए, चारणी, इस शहीद के चरणों के पास बैठकर मैं अपने अपराध के लिए क्षमा मांगता हूँ। किंतु क्या बूंदी के राव हाड़ वंश का प्रत्येक राजपूत आज इस दुर्घटना को भूल सकता है? रावू हेमू का प्रवेश। रावू हेमू, क्यों नहीं महाराणा, हम युग युग के एक रहेंगे। आपको यह जानने की आवश्यकता थी कि राजपूतों में न तो कोई राजा है न कोई महाराजा है। सब देश, जाति और वंश की मान रक्षा के लिए प्राण देने वाले सैनिक हैं। हम सबके हृदय में एक ज्वाला जल रही है। हम कैसे एक दूसरे से पृथक हो सकते हैं? वीर सिंह के बलिदान ने हमें जन्मभूमि का मान करना सिखाया है। महाराणा, निश्चय ही महाराज, हम संपूर्ण राजपूत जाति की ओर से इस अमर आत्मा को आगे अपना नमस्कार झुकाए। सब बैठकर वीर सिंह के शव के आगे झुकते हैं। पटक्षेप। पहले दृश्य के अंतर्गत शब्द समता के प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे कि विरुद्धार्थी शब्द पूछे गए हैं। तो अभी विरुद्धार्थी शब्द का हमें क्या लिखना है? अर्थ लिखना है। जैसे कि विरुद्धार्थी शब्द हम इसमें से ढूंढना है, ऐसे इसके कौन से विरुद्धार्थी शब्द का अर्थ हो सकता है? जैसे कि यहाँ पर दिया असंगठित। असंगठित का विरुद्धार्थी शब्द क्या हो जाएगा? संगठित। उसी प्रकार दिया गया है यहाँ पर अधीनता। अधीनता का विरुद्धार्थी शब्द क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता। और हमें ढूंढना है, जैसे कि यहाँ पर दिए गए विदेशी, तो विदेशी का विरुद्धार्थी शब्द क्या हो जाएगा? स्वदेशी। उस प्रकार हमें दिया गया है। और हमें यहाँ पर ढूंढना है कि और कौन सा हमारा विरुद्धार्थी शब्द हो सकता है, जैसे कि आदर। अब हमें यहाँ पर ढूंढना है, इस परिच्छेद में हमें ढूंढना है कि यहाँ पर आदर कहाँ दिया है। जहाँ पर अगर आदर दिया गया तो आदर का विरुद्धार्थी शब्द क्या हो जाएगा? जैसे कि यहाँ पर आदर, यहाँ दिया गया है आदर। आदर का विरुद्धार्थी शब्द क्या हो जाएगा? अनादर। इस तरह से हमने विरुद्धार्थी शब्द तैयार कर लिए। अब विरुद्धार्थी शब्द तैयार करने के बाद हमें क्या बनाना है? उपसर्ग युक्त शब्द। उपसर्ग शब्द मैंने आपको पहले बताया था, जहाँ पर शब्द के आगे कोई शब्द को जोड़ा जाता है उसे हम उपसर्ग युक्त शब्द कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है असंगठित। असंगठित में जो ये अ जो जुड़ा गया है उसे हम क्या कहेंगे? उपसर्ग कहेंगे।
उसी तरह यहाँ पर दिया है आवश्यकता। आवश्यकता में क्या जोड़ा गया है? आवश्यकता में भी आ जोड़ा गया है, तो ये क्या हो गया हमारा उपसर्ग युक्त। अत्यंत, अत्यंत में हमें क्या जोड़ा गया यहाँ पर? अत्यंत, अत्यंत में अ प्लस ति यानी कि जोड़ा गया है अति, तो ये क्या हो गया हमारा उपसर्ग युक्त शब्द। उसी प्रकार अनुशासन दिया गया है, तो अनुशासन में भी हमें आगे कौन सा शब्द लगा हुआ है? आगे हमें क्या लगा है? अनु लगा हुआ है, और शासन, अनु प्लस शासन तो क्या हो जाता है? उपसर्ग युक्त शब्द। उसी तरह इसमें से हमें ग्रामर में देखना है कि निम्नलिखित शब्दों में वचन परिवर्तित करके लिखो। अब वचन परिवर्तित करना है, जैसे कि शक्ति दिया है, तो शक्ति का अगर हम वचन परिवर्तित करेंगे तो क्या हो जाएगा? शक्तियाँ। उसके बाद माला, माला का मालाएं, जैसे कि यहाँ पर माला दिया है तो माला का क्या हो जाएगा? मालाएं दे दिया जाएगा। ताकत दिया है तो ताकत का क्या हो जाएगा? ताकतें। विदेशी, विदेशी तो विदेशी का क्या होगा? विदेशी का वचन बदलो, विदेशी का विदेशी होगा, इसलिए विद्यार्थी विदेशी शब्द जैसा लिखा है उसका बदला हुआ रूप भी विदेशी होगा। आपको इसमें विराम चिन्ह ढूंढना है, एक शब्द के लिए अनेकार्थी शब्द ढूंढना है, कृत प्रत्यय लगाकर कृदंत शब्द बनाना है, लिंग परिवर्तन करना है, जैसे कि राजपूत, राजपूत दिया है तो राजपूत, या फिर क्या बोलते हैं महाराज, महाराज का लिंग परिवर्तित करेंगे तो क्या हो जाएगा? महारानी। वीर का वीरांगना, क्षत्रिय का छत्राणी, सेविका यानी सेवक। इस तरह से हमें लिंग परिवर्तित करना है। फिर शब्द समूह के लिए एक शब्द, जैसे कि कुछ शब्द 6 माह में एक बार होने वाला, यानी उसका उत्तर क्या कहेंगे? उसका हम कहेंगे 6 माह में एक बार होने वाला, यानी कि अर्धवार्षिक। जिसकी कल्पना न की जा सके उसे हम क्या कहेंगे? अकाल्पनिक। उसके बाद है जिसका कोई शत्रु ना हो, यानी कि आजाद शत्रु। इस तरह से हमें क्या करना है? ग्रामर का हमें परिचय ढूंढना है। इसमें विराम चिन्ह दिया है, पूर्ण विराम, अर्ध विराम, विस्मयादिक बोधक चिन्ह, तो हमें इसमें से ढूंढना है। उसके बाद स्वाध्याय की ओर हम देखेंगे। स्वाध्याय की ओर, जैसे कि यहाँ पर स्वाध्याय में देखेंगे, सेना से में भर्ती होने के लिए आवश्यक जानकारी अंतर्जाल से प्राप्त करें। समझो हमें आगे चल के हमें आर्मी में जाना है, तो सेना में जाना है, उसके लिए हमें क्या हमें ट्रेनिंग, क्या कौन सी कृति हमें पूर्ण करनी चाहिए, उसकी हम यहाँ पर जानकारी लिख सकते हैं। उसके बाद स्वाध्याय पाठ के आंगन में सूचना के अनुसार कृतियाँ कही, सही विकल्प चुनकर वाक्य। प्रत्येक राजपूत को इसका उत्तर क्या रहेगा? इसका उत्तर रहेगा प्रत्येक राजपूत को अपनी ताकत पर नाज है। इस दुर्ग में कोई तो हमारा, इस दुर्ग में पहले का आंसर ये रहेगा कि प्रत्येक राजपूत को अपने ताकत पर नाज है। इस दुर्ग में कोई तो हमारा क्या होगा? प्रतिरोध करने वाला चाहिए। वीर सिंह और उसके मुट्ठी भर साथियों अभी तक क्या हुआ? उसका उत्तर लिखेंगे वीरतापूर्व लड़ सके। यहाँ पर प्रश्न ख, उत्तर लिखे। महाराणा की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए चारनी द्वारा सुझाव किया गया। यहाँ तीनों प्रश्न दिए गए, तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। उसके बाद 2 दिया है, इस पाठ का केंद्रीय भाव लिखिए, ये भी आपको लिखना है। उसके बाद सहमत विचार में लिखना है, आज इस विजय में मेरी सबसे बड़ी पराजय हुई है। महाराणा के इस कथन पर अपने विचार व्यक्त करिए, यानी कि महाराणा वीर सिंह के मरने पर क्या उसको पराजय महसूस हुआ, यहाँ पर आपको लिखना है। फिर साहस को अधीनता करने की अभिलाषा करना पागलपन है, इस कथन का सार्थकता स्पष्ट करिए। इसके बाद रचना बोध में इस एकांकी से आपको क्या सीख मिले? जैसे इस एकांकी से हमारे यानी कि राजाओं पर पूरा विश्वास करना चाहिए, राजाओं के साथ हमें देना चाहिए। इस पाठ से हमें ये सीख मिली है, आप अपने विचार इसमें लिख सकते हैं। इस प्रकार से ये एकांकी हमारा यहीं पर ही समाप्त होता है। इसके आगे की जानकारी मैं आपको अगले भाग में दूंगी। विद्यार्थी पृष्ठ नंबर 32 निकालेंगे और 32 में निम्न वाक्यों में से सर्वनाम एवं क्रिया छांटकर भेदों सहित लिखिए तथा अन्य 5 सर्वनाम एवं क्रियाएं खोजकर नए वाक्य बनाइए। जैसे कि यहाँ पर हमें दिया है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं निज व्रत नहीं छोड़ता, मैं सदैव अपना कर्म करता हूँ और अन्यों से करवाता भी हूँ। अब हमें क्या करना है? इसमें हमें क्या करना है? क्रिया ढूंढ के लिखना है। क्रिया
मैंने आपको बताया था जैसे कि कुछ क्रिया रहती है, जैसे कि यहाँ पर हम पहले क्रिया ढूंढ के लिखेंगे। तो यहाँ पर पहले बॉक्स में, इस बॉक्स में हमें क्रिया ढूंढ के लिखना है। तो जैसे कि हो जाए, तो क्या संयुक्त वाक्य छोड़ता, तो यहाँ से हमें ढूंढना है कि जैसे कि यहाँ पर दिया है हो जाए, ये क्रिया है। छोड़ता, ये भी क्रिया है। उसी तरह से करता हूँ, ये भी क्रिया है। और उसके करवाता भी हूँ, ये भी क्या है, हमारी क्रिया है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्रिया लिखेंगे। तो जैसे कि हो जाए हमारी कौन सी क्रिया है, संयुक्त क्रिया। छोड़ता यानी सक्रमक क्रिया। प्रथम प्रेरणात्मक यानी कि करता हूँ, और द्वितीय प्रेरणात्मक यानी कि दूसरे से जब हम करवाते हैं तो उसमें क्या आएगा, करवाता हूँ। उसी प्रकार यहाँ पर हमें क्या लिखना है, सर्वनाम ढूंढ के लिखना है। तो इसी बॉक्स में से हमें सर्वनाम देखना है। सर्वनाम में मैंने आप लोगों को बताया था कि सर्वनाम जैसे कि बताया गया है, सर्वनाम यानी कि कुछ, उसके बाद मैं, नीच या अन्य, ये क्या है, वह सर्वनाम है। जैसे कि कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम, मैं कौन हूँ, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। निज यानी निजवाचक सर्वनाम। अन्य यानी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इस तरह से हमें क्या करना है, ढूंढना है। उसके बाद नीचे वापस हमें ये वाले बॉक्स में जाना है, और यहाँ पर हमें प्रश्न दिया गया है, निम्न में से संज्ञा तथा विशेषण पहचान के भेदों सहित लिखिए तथा अन्य 5 संज्ञा विशेषण खोजकर नए वाक्य बनाइए। यहाँ पर क्या दिया है, मोहन ने फलों की टोकरी में कुछ रसीले आम, थोड़े से बेर तथा कुछ अंगूर के गुच्छे साफ पानी से धोकर रखवा दिए हैं। अब इसमें से हमें क्या ढूंढना है, पहले हमें संज्ञा ढूंढना है। तो संज्ञा मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे कि यहाँ बताया गया है मोहन। तो मोहन कौन सा क्या संख्या है, व्यक्तिवाचक संख्या। उसके बाद फल एक नहीं, बहुत सारे फल हैं, तो फल क्या है, जातिवाचक संख्या। उसके बाद टोकरी भी कोई भी हो सकती है ना, टोकरी चाहे आम की, फल की, फूल की, तो ये क्या हो, हमारा जातिवाचक संख्या। उसके बाद यहाँ पर दिया है आम, बेर, अंगूर, ये सब क्या है, ये हमारे जातिवाचक संज्ञा है। अलग अलग प्रकार बताए। उसी प्रकार यहाँ पर दिया गुच्छा मैंने आप लोगों को बताया था, ये कौन सा वाचक, हमारा समूहवाचक संज्ञा है। उसके बाद यहाँ पर हम देंगे विशेषण हमें ढूंढ के लिखना है। जैसे कि विशेषण के लिए भी हमें यहाँ पर शब्द ढूंढना है। जैसे कि क्या दिया गया है, रसीले दिए, ये कौन सा वाचक है, यह गुणवाचक विशेषण है। उसके बाद थोड़े अनिश्चय परिणामवाचक विशेषण है। हमें प्रमाण पता नहीं है कि वो कितना बोल रहा है, थोड़ा सा बोला तो ये क्या हो गया, अनिश्चय परिणामवाचक विशेषण। उसके बाद दिया है कुछ भी क्या है, अनिश्चित है, निश्चय नहीं है। उसके बाद क्या दिया गया है, साफ यानी गुणवाचक विशेषण। उसके बाद कुछ, वापस 2 बार हमें कुछ दिया है, तो एक कुछ का अर्थ आता है कि कुछ संख्या का जब हमें बोध नहीं होता उसे हम क्या कहेंगे, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं। जैसे पाठ्य पुस्तक की पहली इकाई में 1 से 6 पाठों से सर्वनाम संज्ञा ढूंढ के लिखो। फिर उसी तरह दिया गया है कि सर्वनाम ढूंढ के लिखो। सब पृष्ठ के अलग अलग नंबर 7 से 13 के भी सर्वनाम, 1 से 6 यानी कि विशेषण ढूंढ के लिखो। उसके बाद 6 से, ये दूसरी इकाई में से दिया है, और दूसरी इकाई में 7 से 13 के बीच में हमें क्या ढूंढना है, क्रिया हमें ढूंढ के लिखना है। तो यह 7वां एकांकी हमारी यहीं पर ही समाप्त होती है। आगे की जानकारी आपको मैं गूगल मीट के माध्यम से दूंगी। धन्यवाद।